फेज और डार्क फेज के बारे में डिफरेंशिएट किया था कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं लाइट और डार्क फेज में, कहाँ कहाँ पर वो होती हैं। और उसके बाद में हमने लाइट फेज को पढ़ा था बेटा थोड़ा सा, कि लाइट फेज में दो पार्ट होते हैं। एक हम पढ़ते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि आज हम उसको प्रोसेस को पढ़ेंगे, और एक होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। तो इसमें जो लाइट फेज में दो टाइप के बेटा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते थे, या पिगमेंट सिस्टम। कौन कौन से थे वो? PS1 और PS2। फोटो सिस्टम वन या पिगमेंट सिस्टम वन, और पिगमेंट सिस्टम टू या फोटो सिस्टम टू। याद आ रहा है जो हमने बताया भी था आपको कंसेप्ट, कि वो एक टीवी वाला एंटीना और टीवी वाला कंसेप्ट है। जैसे एंटीना सिग्नल कैच करता है, ऐसे यहाँ पर एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो कैच करते हैं लाइट को। आ जाओ। और वो देते हैं एक जो टीवी की तरह यूनिट है, रिएक्शन सेंटर को। और वो रिएक्शन सेंटर जो होता है, वो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है बस। किसका मॉलिक्यूल है बेटा? वो एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर। और वो एक्चुअली में या तो होता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला, या होता है 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करने का। मतलब मैक्सिमम जहां तक कर सकता है रेंज, है ना, लाइट। तो 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करने वाला जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वो है PS2 का रिएक्शन सेंटर। और जो 680 सॉरी PS1 का रिएक्शन सेंटर, और जो 680 नैनोमीटर तक का बेटा एब्जॉर्ब करने वाला, वो है PS2 का रिएक्शन सेंटर। तो मैंने कहा था रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए का ही एक मॉलिक्यूल होगा। लेकिन बाकी सारे जो एंटीना मॉलिक्यूल हैं, यानी बाकी सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं पिगमेंट सिस्टम में, कितने बताए थे मैंने, कितने हो सकते हैं टोटल? लगभग 250 से 400, 250 टू 400 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्या हैं? वो क्लोरोफिल ए भी हो सकते हैं बी भी हैं, कैरोटीनॉइड जेंथोफिल्स भी, वो सब कुछ हैं। यानी उनमें मेन पिगमेंट भी आ रहा है, चीफ पिगमेंट। भाई क्लोरोफिल ए तो आप जानते हैं चीफ पिगमेंट बोला जाता है, और असेसरी पिगमेंट्स भी आ रहे हैं उसमें। बाकी सारे असेसरी पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए को छोड़कर के, ठीक है। और आपको याद होगा हमने इन PS1 PS2 की लोकेशन बताई थी। हमने ये बताया था, वो इमेज आपके दिमाग में छपी रहनी चाहिए, कि ग्रेना को कनेक्ट किया था स्ट्रोमा लेमली से डायग्राम में। तो हमने ये बताया था कि बेटा जो PS1 है, वो स्ट्रोमा लेमली पे केवल वही होता है, और ग्रेना लेमली पे बाहर बाहर वाली साइड्स पे होता है, नॉन अप्रेस रीजन्स, यानी आउटर रीजन्स। और जो हमारा PS2 है, वो ग्रेनाक के थाइलेकोइड के अंदर वाली जो दबी हुई साइड है ना बेटा, उन पे होता है, एप्रेस रीजन पे या इनर साइड्स पे होता है। ये सब बातें अपन लोगों ने पढ़ी थी, है ना। और हमने ये बोला था कि जो रिएक्शन सेंटर है ना, वो सबसे लाइट लेके और इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन एमिट करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर, फिर उसके बाद में दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर की एक चेन है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह देते हैं, ETC या ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना बेटा। और उसी प्रोसेस के दौरान जब ये ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तब ATP का प्रोडक्शन होता है, या वो पावर जो थी हमारी एसिमिलेटरी पावर ATP NADPH2। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को सनलाइट में होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, है ना। और फोटोफॉस्फोराइलेशन में अपन लोगों ने ये बात भी पढ़ी है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लांट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट की प्रेजेंस में। ATP का बनना है दोनों जगह है।
तो यहां पर चूंकि क्लोरोप्लास्ट का नंबर काफी ज्यादा है माइटोकॉन्ड्रिया से प्लांट में, इसलिए ठीक है। तो अब हम वो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन था ना बेटा, उसके भी देखिए दो पार्ट हैं। नहीं नहीं, फोटो की बात करें बेटा, ऑक्सीडेटिव। ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, तो ये दो तरीके से है। एक है नॉन साइक्लिक। हाँ, नॉन साइक्लिक फ्लो या है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और एक साइक्लिक। इसको नॉन साइक्लिक वाले को जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बोलते हैं? जेड स्कीम। देखो सीधी सी बात यह है, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है बेटा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी जगह बार बार डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पहुंचते हुए जा रहे हैं, और एक दूसरा वाला है कि उसमें एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकले, घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ गए। दोनों में अंतर है ना। पहले वाले में मैंने जो बोला कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकले और चले गए कहीं भी, लेकिन लौट के नहीं आए वो नॉन साइक्लिक। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वापस लौट के घूम फिर के वहीं आ जाएं, समझ गए ना बात। तो बेटा रे, नॉन साइक्लिक वाला मेन होता है यहाँ पे, मेन जो है वो नॉन साइक्लिक ही होता है, क्योंकि इसमें PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। PS1 और PS2 दोनों का फंक्शन होता है, ठीक है। ये बना लेंगे आप, क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिए नहीं ना बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। हिल बेंडल, इन्होंने जेड स्कीम दी थी। ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लोकेटेड होते हैं। इनका एक रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, हालांकि तुम्हें उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती पोटेंशियल को, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है शेप सा ऐसा, है ना। जेड, अब जेड क्या, मुझे तो एन जैसा ज्यादा लगता है, लेकिन जेड बोल देते हैं उसको, क्योंकि वो लोकेशन एक नहीं होती, अलग अलग होती है। देखो दिखाता हूँ। मतलब ये परेशान मत हो ना तुम कि सर ये नीचे से कहाँ से लाइट आ रही है, वो तो मतलब लाइट है ना, उसको मिल रही है। अब चाहे मैं ऐसे देखना, इसमें मैंने साइड से दिखा दी, साइड से दिखा दूं, या है ना, यानी इस PS2 को PS1 पे दोनों के ऊपर लाइट पड़ रही है, सनलाइट। सनलाइट पड़ रही है बेटा, तो आप जानते हैं कि, अच्छा ये पूरा मैंने PS1 और PS2 लिखा है, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पे एक एंटीना मॉलिक्यूल भी है और रिएक्शन सेंटर भी है। तो ये PS2 का रिएक्शन सेंटर है, वही P680। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, और ये जो इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूं, देखिए चार इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, वो बैलेंस करने के लिए। एक चीज नोटिस आप कर ही रहे हो थोड़ा, कि PS1 की लोकेशन PS2 के मुकाबले थोड़ा, है ना, दोनों एक लेवल पे नहीं है, थोड़े से ऊपर नीचे है रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप दोनों पे लाइट पड़ी, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकले, तो PS2 के जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है फर्स्ट कंपाउंड या फर्स्ट कैरियर, वो होता है फियोफाइटिन। मैं एक काम करता हूँ,
चलो पूरा लिख ही दिया तो लिख ही दिया, कोई बात नहीं। नहीं तो पीएचईओ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में वैसे, फिर बाद में फुल फॉर्म एक जगह लिख देते हैं। फियोफाइटिन एक ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन अगर आएगा फर्स्ट कौन सा है ऑफ पीएचडी, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है एफईएस, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, या ये कैरियर है, इसमें आयरन है, सल्फर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस1। अब बेटा थियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं किनोन पे, एक किनोन होता है, हालांकि उसकी ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बीच में हम उसको एस्केप भी मार देते हैं। तो फिर आता है प्लास्टिक किनोन, वो जरूरी है, मेन है करना आपके लिए। तो पी क्यू लिख देंगे अलग से नाम बाद में इसका, ठीक है। ये पी क्यू है, प्लास्टिक किनोन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। फिर प्लास्टिक किनोन, इससे बेटा इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम बी 6F, एक कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली ये दो कॉम्प्लेक्स वो है कैरियर से जो साथ में मिलकर रहते हैं, एक साइटोक्रोम B6 है और एक साइटोक्रोम F है, दो साइटोक्रोम से। बताऊंगा आगे आपको साइटोक्रोम, अभी आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे आप। जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा आयरन वाला कंपाउंड, ऐसे साइटोक्रोम आयरन वाला कंपाउंड होता है, आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अभी आप रेस्पिरेशन में तो कई साइटोक्रोम पढ़ेंगे, साइटोक्रोम B C1A A3, साइटोक्रोम C, ऐसे नाम पढ़ेंगे। आयरन इनका मेन होता है, क्योंकि देखो रिडॉक्स वाली रिएक्शंस में आयरन बहुत इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन लेना देना। क्यों? क्योंकि फेरस फेरिक, उसकी दो फॉर्म फेरस फेरिक में कन्वर्ट होती है, या फिर कॉपर में होता है ये टेंडेंसी क्यूप्रिस और क्यूप्रस, समझ रहे हो ना आप? तो इस टाइप से में इन्वॉल्व बहुत होता है। अच्छा, साइटोक्रोम B6 के बाद में, B6F के बाद में आता है पीसी। पीसी बोले तो प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पीसी मतलब प्लास्टोसाइम, वो मैंने इसलिए बोला, उसको शॉर्ट बोलते थे ऐसे, मीडिया में ऐसे पीसी नाम बोलते हैं। तो वैसे पीसी आप जानते हैं अपने लैपटॉप को ना, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है अपना, तो पीसी लैपटॉप या ऐसे बोल देते हैं। मेन चीज तो वो अपने पर्सनल कंप्यूटर है, अब चाहे वो लैपटॉप के फॉर्म में हो, और जमाना चला गया लैपी बोल देते हैं उसका, लैपी है ना। तो लेकिन आज के जमाने में जितना काम फोन आता उतना कोई नहीं आता, क्योंकि अब तो लोगों का फोन ही कंप्यूटर बन गया है ना। सब उसी पे टाइप वाइप कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, बसता आदमी कंप्यूटर बैठने से। तो बेटा ये कहानी है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, तो PS1 अपनी ग्राउंड से, जो था ना इसके रिएक्शन सेंटर PS1 का, वो अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आ गया था। तो उसको दोबारा ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए मैंने कहा था ना कि उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। बोला था कि जैसे पैसे के 100 हैं, 50 दे दिए तो 50 और कोई देगा तभी तो आएंगे, पूरे होंगे। तो ऐसे ही इसके जो इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, उनकी भरपाई तो PS2 ने कर दी ना पीछे से। PS1 को उसकी जो क्षतिपूर्ति थी वो कर दी PS2 ने, भरपाई, समझिए ना, घाटे का भरपाई। तो दोबारा से आ गया ग्राउंड स्टेट में, दोबारा से लाइट पड़ के फिर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी निकाल सकता है जब पहले ग्राउंड स्टेट में आ जाए, है ना। अच्छा, इस दौरान एक चीज और होती है, यहां पर PQ और साइटोक्रोम B6F के बीच में कह सकते हो आप, या साइटोक्रोम B6F के ऊपर कह सकते हो। ADP
और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनता है, Yes. जो मेन एनर्जी, तभी तो फोटोफॉस्फोराइलेशन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन गए थे एफईएस से, ये जाते हैं फेरेडॉक्सिन पे। किस पे जाते हैं? Paradoxin. एक होता है फेरेडॉक्सिन, एफडी, और एक एफएनआरओ एंजाइम होता है। और फेरेडॉक्सिन से फिर हाँ एनएडीपी प्लस, एनएडीपीएच या एनएडीपीएच2 बन जाता है ना। ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है, एनडीपी रिडक्टेज। ठीक है, Yes. बस एफएनआर भी बोल देते हैं, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? फेरेडॉक्सिन एनडीपी रिडक्टेज। और बेटा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इसने पीछे से मिल गए इसको, Yes. और प्रोटॉन और ले लेता है, क्या ले लेता है? Proton. एच आयन, तभी एच बनेगा। Yes. आप जानते हैं एच बनने के लिए इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और एच पॉजिटिव आयन भी चाहिए ना बेटा। अच्छा, अब ये बात तो आप समझ गए कि ये मैंने एक पूरा टर्न बनाया है। देखिए ये मैंने बैलेंस बनाया है, जानबूझकर। आप कहेंगे सर चार चार क्यों ले रहे हो, क्योंकि याद है आपको 2H2O यूज होते थे, तब एक ऑक्सीजन निकलता था। तो एक ऑक्सीजन जब निकलता तो हम एक टर्न मान के चलते हैं। तो इस एक पूरे प्रोसेस में, टर्न में बिल्कुल बैलेंस मैंने दिखाया, क्योंकि एनसीईआरटी तो बस एनएडीएस दिखा देती है, एटीपी दिखाती है, ये नहीं बताती कितने कितने, ऐसी साइक्लिक में। और पता है इवन डार्क फेज में भी नहीं दिखाती बजट कि कहाँ कहाँ यूज हुए, कितने कितने, मतलब बस दिखा देती है, ये नहीं बताती कितने कितने हैं। तो बच्चा एनसीईआरटी से वो फिर इतना कंफ्यूज हो जाता है, और जबकि लिख देती है वहां पे 12 इन 18 इन, इतने आउट, इतने, मतलब इन और आउट करके लिख रखे हैं। अरे भाई आए कहाँ से ये तो बता दो, और यूज कहाँ हुए। तब तक क्लियर नहीं होगा बच्चे के दिमाग में, जब तक कि उसे सारा बैलेंस नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सर एक यहाँ पे बहुत बड़े अधूरापन क्या है, कि सर PS1 को तो भरपाई आपने इलेक्ट्रॉन की कर दी थी, Yes, sir. PS2 के इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी भरपाई कैसे होगी? चलो, हाँ चलो, ये तो इस पे लाइट लगातार पड़ के ये तो इलेक्ट्रॉन निकालती रहेगी PS1, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वो ग्राउंड स्टेट में ला रहे हैं। लेकिन PS2 जब उसके कहीं से मिल जाएंगे तभी तो दोबारा से इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा, उसको भी तो कुछ होना चाहिए। तो वो जो वाटर की फोटोलिसिस होती है ना, वो यही होती है Yes, sir. है ना। What is- Yes, 2H2 यहाँ दिखा देते हैं, sir. और ऑक्सीजन प्लस 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन इधर को आ गए, बात खोपड़िया में आ गई। Yes. देखो, है ना। Yes. इसीलिए वाटर की फोटोलिसिस होना, कहां पर जरूरत है वाटर की फोटोलिसिस? PS2 पे, PS1 पे तो जरूरत ही नहीं है, Yes, yes. क्योंकि उसको तो पीछे से PS2 से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, है कि नहीं भाई? बजट Sir. बैलेंस रहना चाहिए। अच्छा, अल्टीमेटली ये नहीं कह सकते हो आप कि सर इस पूरी प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं ये तो वाटर के ही हो रहे हैं सर, क्योंकि बाकी सब दोबारा से उनकी जो कमी हुई थी वो तो भरपाई हो गई ना। तो अल्टीमेटली यूज कौन हो रहा है? वाटर। और यही तो लाइट फेज थी, भूल गए तुम, जब मैंने शुरू में समरी में लिखा था कि वाटर यूज करके ऑक्सीजन निकाल दी थी, Yes, sir. और उस दौरान प्रोसेस में एटीपी एनएडीपीएस बना दी थी, याद करो। Yes, sir. लाइट फेज में यही तो बताया था मैंने, PNAD. ना तो वहां CO2 यूज होती, Sir. बस एनएडीपी यूज होता है, एडीपी यूज होता है, और वाटर का सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोलिसिस होकर ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन निकल जाता है। Yes, sir. तो वो जो वहां पे समराइज बता दी थी वो यहाँ पे प्रॉपर है। ये आपका जो छपा हुआ है जी. डायग्राम, वो समझो इस डायग्राम का वो समरी है, केवल उन्होंने ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, Yes. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
कुछ भी नहीं बताया कौन है भाई कौन नहीं है कि नहीं? यस सर। और देख के बच्चा कहेगा सर एक ही तो एटीपी बनना है, एक ही तो एनएडीपीएच बनना है, उस डायग्राम को हो जाएगा खेला जब क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इसके नॉन साइक्लिक के क्या क्या है? वन टर्न, एक टर्न में क्या प्रोडक्ट है बेटू? एक ऑक्सीजन, एक एटीपी, है ना, और दो एनएडीपीएच, ये एनएडीपीएच टू है ना, ये हमें मिला। अगर हम वो जो आप जानते थे इक्वेशन के अकॉर्डिंग 6 ऑक्सीजन अगर इवॉल्व करा रहे हो ना तो 6 टर्न लेंगे, 6 एटीपी और 12 एनएडीपी। क्लियर है? यस सर। नोट कर लिया? कहीं नोट के देख बगल में हाथ दे बैठा देखिए, कहीं भी कुछ नहीं नोट कर रहा तो मतलब रफ कॉपी में लेकर आया होगा। इसमें कहां से नोट कर पाएगा, एनसीईआरटी में नहीं कर सकता इसमें कुछ भी। तो ये तो गलती हमें इसे मिटाने वाला हूँ। ये भी नहीं है कि मतलब इतने लापरवाह है, या तो किसी को एकदम कंठस्थ हो स्पेलिंग याद है, मैं तो क्या पढ़ा से, तो बात सही है। अकेला ऐसा है पीसी जिसमें जो कि कॉपर रखता है, इसमें कॉपर कंटेंट, नाम में आ रहा है साइन इन। फेरेडॉक्सिन हुआ, साइटोक्रोम B6 हुआ, प्लास्टोक्विनोन हुआ, ये सब आयरन भी होते हैं इनमें। फेरेडॉक्सिन में तो सल्फर भी होता है वैसे, लेकिन मेन ये प्लास्टोसाइन का याद जरूर रखें, कॉपर कंटेनिंग है, और साइटोक्रोम्स का जरूर याद रखें हमेशा आगे भी कि वो आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। असली यही है बेटा नॉन साइक्लिक, क्योंकि चक्कर क्या है साइक्लिक में ना ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, बस एटीपी एटीपी मिलेगा ना। बड़े अच्छे अच्छे मतलब पौधे जो लगा रखे हैं ये बना के एकदम फूट गया ना, जैसे गोल गोल इंडियन हर्ब्स लिख के ना, सारे पैटर्न में उसी हिसाब से गमले जो बनाए हैं। इसमें पैसा तो बहुत लगा है सरकार ने इस वाले स्कूल में।
वेट मिस्टर 40 बन गया है। तो फिर this purpose है, तो तूने बना लिया बेटा उधर कोने में। अच्छा देखा, बना हुआ है सब। ऐसा देखा कहाँ बना, बस यहाँ से अभी। अच्छा अच्छा, चल अभी कुछ नहीं। अभी साइकिल बता दूँ, है ना, क्या क्या कर बिना देखे क्या खा रही है। नहीं मुझे नहीं लेना है, बैठी बैठी जे खाई जा रही है। कितने नंबर आए थे इस बार, दिया नहीं है टेस्ट। कभी ओवर कॉन्फिडेंस ही मारता है आदमी सबसे ज्यादा, बना हुआ रखा है या किसी के नोट्स पे छपाए पड़े हैं घर पे, जब तक अपने हाथ से कुछ नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं। बहुत लाइटली ले जाते हैं, जबकि उसके बराबर में बच्ची बैठी हुई है जो उसे बता सकती है कि हाँ कितना एग्जाम क्या है ये। खैर तुम्हारी इच्छा है, कुछ करो मत करो। हो गया बेटा, साथ के साथ ही नोट कर लिया करो ऐसी प्रोसेस को, ठीक है। जो आपको लगे कि एनसीईआरटी में एकदम नहीं है ना, तो उसको जरूर नोट कर लिया करो। चलें। चलो सुन। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, डॉट लगा दिया, मतलब इसका मतलब पूरा ही आप समझ रहे हैं। तो इसमें केवल और केवल बेटा PS1 ही इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है, PS1। PS1। ये लाइट यानी फोटॉन्स आ रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, FES ने एक्सेप्ट किया, आयरन सल्फर, ठीक है। और अब इसके बाद में है असली बात कि बेटा अगर आप जानते हैं, अभी तो फिर इसके बाद में फेरेडॉक्सिन लेने वाला है, कौन है, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन के बाद में आप जानते थे कि उसमें कौन लेता था, NADP, है ना। यहाँ कौन लेगा बेटा, हाँ क्या नाम है, अच्छा, और फिर बिचली, अच्छा, ये हो गई, नो साइक्लिक हो गया पूरा। साइक्लिक में अब देखना तो वही लिखूंगा मैं, कुछ और लिखूंगा। ये करिए प्लास्टोक्विनोन, फिर आ जाएगा B3 साइटोक्रोम। अभी तो 3 बोला था तुमने, ठीक है बेटा, फिर PC आएगा फिर, अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर कुछ होगा इसमें, क्या होगा, बस तो गलत है फिर तुम्हारा जो पड़ा हुआ, तभी तो बोल रहा था, उसी को याद रखो फिर, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में है ना, उसी को याद रखो फिर, क्योंकि जो छपा हुआ जहां ज्यादातर देखोगे वहां ये दिखेगा बस। अच्छा, इसको बिल्कुल परेशानी मत होना, ये एक्चुअली B6 और वो है ना बेटा F, वो ये साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F ही है, मतलब मैं एक साथ भी लिख सकता था, ठीक है। वो वहां पे खासतौर पे ATP दिखाने के लिए मैंने उस जगह थोड़ा कर दिया, ज्यादा तरह से दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर और थोड़ा सा, एक मिनट, इसको थोड़ा FD पर ही बनाते हैं, नहीं तो फिर
हाँ ये नीट वगैरह करते तैयारी करते बैठ जाओ बैठ जाओ। हैं। ये चीज़ जो आप कहते हैं हाँ तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन तो आपको बढ़ाना है ना फिर से। अब बच्चे ज्यादा कब आते हैं आपकी क्लास में ज्यादा सुविधा में? वो तो सर बुला लेंगे जिनसे बात आ गई ना, वो बुला देंगे सबका नंबर वगैरह सब तो अभी सर तो हम तभी ये लोग मिले थे यही तो देख रहे थे हम देखो चले गए नीचे। सर आपका नाम क्या है? मेरा तो ऊपर नीचे तो ठीक है। तो आपको दिखा कि यहाँ पे दो जगह एटीपी बन रहा है या दो एटीपी मॉलिक्यूल बनने हैं एक टर्न में। यस सर। NADH2 कहीं नहीं बनना। ऑक्सीजन, अच्छा जरूरत क्यों नहीं है ऑक्सीजन की बेटा? क्यों आप जानते हो कि वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो रही? यस सर। और वाटर की फोटोलिसिस क्यों नहीं हो रही बेटा? क्योंकि चक्कर क्या है, उसको जरूरत नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन लौट के वापस उसको आ रहे हैं ना, वही आ रहे तो वही दोबारा से उसको ग्राउंड स्टेट में ला रहे हैं, यस। इसीलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात तो है, थोड़ा सा उसके मुकाबले तो स्लो रहेगी प्रोसेस, क्योंकि घूम के वापस इंतजार करेगा और वहां पीछे तुरंत मिल रहे थे, वहां तो Yes, sir. PS1 को तुरंत मिल ही रहे थे लगातार, तो ये तो अंतर आएगा। तो बस इतना छोटा सा है। साइक्लिक प्रोडक्ट्स की बात करें, एक टर्न में बेटा 2 एटीपी और 6 टर्न्स में 12 एटीपी। ये है असली चीज। चक्कर के ज्यादातर वो गलत नहीं बोल रही लड़की, तो उसे कॉन्फिडेंस ही था कि बस है ना सब, कि बस चीजें मटेरियल घर पे ना ऐसे नोट्स होने चाहिए, चाहे हमने समझे हो या ना समझे हो, ये मैटर करता है। तो वो गलत इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ज्यादातर जगह बस ये जैसे एनसीईआरटी में दिख रहा है ना, Yes, sir. एक जगह एटीपी ऐसे दिखा हुआ है, एक एटीपी से दिखेगा, Yes. उधर एक एनएडीपी और एक एटीपी, लेकिन वो आगे नहीं सोचता कि फिर आगे बजट कैसे हुआ, भाड़ में जान दो, दिमाग क्यों लगाना, बस उसे तो रटना है बच्चे को जाते। ये होता है, रटना भी बात की बात है। होता क्या है बच्चे आजकल बेटा, नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं ज्यादा जगह से, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई एबीसी जा रहा है, कोई कहीं दूसरी कौन सी है ना कोचिंग में जा रहा है, तो वहां से क्या करते हैं वो, उनसे नोट्स ले लेते हैं दोस्तों से फोटोस्टेट करा के। अरे नोट्स तो तुम्हें एलन के आकाश के तमाम मिल जाएंगे, कहीं से भी ले लो, ऑनलाइन ऑनलाइन सब खरीद लो, सोशल उस पर मिल जाते हैं ये है ना, लेकिन वो रखे ही रहते हैं फिर घर में, अब तक कह के कर लेते हैं इकट्ठे, पढ़ किसी को नहीं पाते। मेन चीज है समझना, एनसीईआरटी के अलावा बस ये जो जितनी चीज आपको हो रही है ना, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। एनसीईआरटी ही है जिसकी लाइनें एक एक करके करनी है, लेकिन जो मैकेनिज्म है कुछ जो वो नहीं समझा पाती हैं, तो हमारे दिमाग में जब समझ में आती है तब हमें चीजें याद रहती हैं, Yes. नहीं तो याद नहीं रह पाती। तो अब ये बताओ, ये लाइट फेज हो गई, ये लाइट फेज कंप्लीट। अब अगर नहीं, डार्क फेज अभी नहीं चले, ये जो लाइट फेज है ना बेटा, Yes, sir. इसमें आपको खड़े रहो जरा, खड़े रहो। हाँ, क्लास खत्म हुए कितना टाइम हो गया है, बताओ मुझे। कहाँ कहाँ से आते हो, कहाँ से आता है भाई? मैं चार्ज रही बेटा ये कहाँ है? ये 10 चिड़िया रहेगा। अच्छा, और क्या कर रहा है अभी, एंट्री की है इस बार या कुछ बीएससी बीएससी कर रहा है? बीएससी कर रहा है, कहाँ? बंद कर उसको, बंद कर। हाँ भाई तू क्या कर रहा है? भाई 12th किया अभी, कहाँ का रहने वाला है? अच्छा क्या कर रहा है? अच्छा इंटर की, हाथ में क्या मान लिया? हाँ, विजयपुरा, क्या नाम है? विजयपुरा की है पूरी पार्टी, अच्छा। ये कहाँ पे है भैया विजयपुरा? बेट रोड। बेट रोड पे, कितने दूर यहाँ से? 12-13 किलोमीटर, मेन रोड पर ही है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो ये बताओ, मतलब
इस बहाने से क्या है, तुम्हें वहां से घर से सहारनपुर आने को मिल जाता है। और पढ़ना कहाँ है तुम्हें? पढ़ना होता तो क्लास के बाद में यहाँ बैठे मिलते ना तुम। बताओ मुझे, तुम या तो ये होता है कि घर से बच्चा को लेट आ रहा है डायरेक्ट, तुम तो यहाँ क्लास के बाद में मटर गश्ती करते नहीं गए हो ना। बड़ी बात ये है, क्योंकि जब मैं आ रहा था, कौन घंटा हो गया, जब मैं आ रहा था तो तुम मुझे मार्केट में मिले थे बाहर, उधर को जाते हुए। मैं इधर को आ रहा था, तुम उधर को जा रहे थे। बोले नजर में मैंने समझ गया था कि शायद हाँ ये अपनी क्लास के बच्चे हैं। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. यानी यहाँ से गए थे ऑलरेडी और आए थे, आज देख लो ये मुझे पता चला। नहीं तो एक होता है कि बच्चे लेट आए साहब, और उसके बाद में तुम ये 45 मिनट मटर गश्ती करके, और ये रिकॉर्ड में जा रहा है ऑनलाइन। यानी कभी तुम्हारे पेरेंट्स, ये बिजोपुरा वालों के लिए बोल रहा हूँ, कभी भी यहाँ पे सुनना चाहें तो यहाँ रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा कि आज तुम्हें ये बात बोली जा रही है। तो बेटा ऐसा मत करो। क्या बिजनेसमैन है पिताजी बहुत ज्यादा बड़े, या खेती वेती है? इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर होंगे। प्राइवेट तो यार फिर तो ज्यादा पैसा नहीं है, मतलब ऐसा कि मतलब सरकारी में तो चलो बहुत कमा रहे होते। और किसी के कोई बिजनेसमैन बड़े हैं कि मतलब जो कुछ नहीं करना, बस मटर गश्ती कर करा के बस आराम से काम चला लेंगे? बताओ मुझे। और अगर होते भी, कहीं कुछ भी हो, मतलब बिजनेसमैन भी कुछ भी हो, तब भी करना तुम्हें खुद ही दम पे पड़ता है। पेरेंट्स की उसको कोई नहीं पूछता कि मतलब क्या है क्या नहीं है, क्या वेल्थ है। आप क्या हो, आपकी पहचान उससे होती है बस। समझ रहे हो ना बात को? मैं तो किसान का बेटा हूँ, प्राउडली बोलता हूँ। कोई मेरे पिताजी बहुत बड़े हो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पढ़ा लिखा के और हमने मेहनत से जो अचीव किया, वो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते शायद। सब काम किए गांव में मैंने, सब। गाय भैंसों का गोबर भी डाला तसले में जो छोटा था, खेतों में फावड़ा भी चलाया है, सारे काम किए खेती के। तो एक वैसा वो अलग चीज होती है। मेरा मतलब ये था कि बेटा तुम यहाँ से क्लास के बाद में जाके, चलो तुम अगर कोई काम है यहाँ मार्केट में, सर तुम, मैं बर्थडे से बोल रहा था। अरे तो उसको ये बोल देता ना, ठीक है कोई बात नहीं बर्थडे था, ये बोल देता क्लास के बाद में हम मिलेंगे वहां पे, तुम पार्टी करके जाते। समझ रहे हो ना बात को? ये तो गलत है बेटा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही तो बोल रहा हूं मैं। मुझे क्या पड़ी है बताओ? मुझे बुरा ही लगता है कि जब बच्चा आता है घर से यहाँ पे और इस टाइप से अगर तुम ऐसे करते हो तो गलत है। या तो आओ ही मत, चलो बैठ जाओ। तो देखिए, मुझे मिले ही थे, मैं बोला नहीं देखो, मैं फिर चले गए होंगे, चलो क्लास लेके चले जाती हैं, एक तो होता है ये क्लास लेके चले गए, एक है कि आए हैं यहाँ पे कल से। तो पता है बेटा, ये जो लाइट फेज है, इसमें ओवरऑल देखिए, आपको पता है कि ओवरऑल लाइट फेज में आपकी पॉकेट में क्या क्या मिला। अब आपको मतलब आपने पॉकेट में रख लिया, लाइट फेज कंप्लीट हो गई, दिन के दौरान सनलाइट के दौरान, तो आपको क्या क्या मिला? बोलो बोलो क्या क्या मिला? 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई, उसे पॉकेट में मत मानो आप, वो तो निकल गई। भाई ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चली गई, उसे मत काउंट करिए आप, वो तो हमारे लिए काम आ रही है। लेकिन अब आगे के लिए यूज करने के लिए आपके पॉकेट में क्या है? एनर्जी, रुपया। कितनी? नहीं कितनी एटीपी? 6 नहीं 18 एटीपी। भूल गए तुम लोग, टोटल में लाइट फेज की बात कर रहा हूं अब। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों मिला करके 18 नहीं हो गए बेटा? 18 एटीपी आपके पॉकेट में रखे हैं और 12 एनएडीपीएच रखे हैं। तो देखना, उन्हें यूज भी करके बताऊंगा प्रॉपर बैलेंस। आगे जो एनसीईआरटी बोलती है तो उसने ये नहीं बताया कहाँ से आए, लेकिन हमने बता दिया कहाँ से आए। तो यूज कैसे कैसे होंगे वो भी बताएंगे, यस सर। उसी एनसीईआरटी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बता देंगे, लेकिन उसमें ही बता देंगे कहाँ कहाँ कितने कितने होंगे। तो आपके पॉकेट में रखे हैं 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच, बस ये दिमाग में रखो लाइट फेज के बाद। लेकिन हमें एक गुत्थी ये सुलझानी है कि ये जो एटीपी बेटा बनता है ना, अपन लोग दिखा देते हैं कि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बन गया साहब, जब इलेक्ट्रॉन मूव किया, बनता कैसे है ये एटीपी? बनता कैसे है? तो इसके लिए एनसीईआरटी में आप देखो प्रोसेस है एक लिखी हुई,
हाँ, हाँ, है ना? परिकल्पना करके लिखिए इंग्लिश में थी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। Yes, sir. Saropras resin pre-filtering. ये नोट कर सकते हो आप, नाम नहीं है वहां पे बंदे का। एनसीईआरटी में लिख सकते हो चाहो से। बेटा पीटर मिशेल, या मिशेल बोले आप, उन्होंने ये परिकल्पना दी थी हाइपोथेसिस। देखिए मैं कुछ भी लिख दूं, ये है ना, एक ही बात है। यानी मैं प्रोटॉन मतलब एचआयन ग्रेडियंट या पीएच ग्रेडियंट बोलूंगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इन पर बेस होती है ये प्रोसेस। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होती है। ठीक है, चलो अब दिखा रहे हैं हम लोग। लग गया ये तो ऊपर वाला। चलो, देखिए चारों तरफ स्ट्रोमा है, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना, थाइलेकॉइड है एक के ऊपर एक रखी हुई, और चारों ओर स्ट्रोमा है। तो बेटा ये हुई एक थाइलेकॉइड वो दिखा रखी है, चाहे उसमें आपके में ऐसे ओवल सी बनी हुई है एनसीईआरटी में, या हमने ऐसे ये रेक्टेंगुलर से बना दिया, ठीक है, वो तो समझने के लिए। तो इसमें थाइलेकॉइड जो होती है ना, वो अंदर से होलो होती हैं, मतलब इस टाइप से, हाँ प्लेट, होलो मतलब खोखली, अंदर उनके ल्यूमन है, उसको कैविटी को बोलते हैं थाइलेकॉइड ल्यूमन और थाइलेकॉइड कैविटी। ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, और बाहर स्ट्रोमा है। तो ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसमें ही वो इलेक्ट्रॉन जो कैरियर थे ना, एक्सेप्टर या फोटो सिस्टम्स, वो इसी में है, मेम्ब्रेन में। ठीक है, Yes, sir. देखना सब समझ में आ जाएगा आपके एकदम। अरे देखिए, PS2,
ये दिख रहा है बेटा, हाँ, पी क्यू पी क्यू एच, yes. एक दूसरे मतलब इंटर कन्वर्टेबल है। एक सवाल सर, open plus F1. Yes. मतलब ये मैं सोचू ना कि बैलेंस में नहीं दिखा रहे यहाँ पे हम, ठीक है, बस ये दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन निकल जाती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से चले गए, नहीं तो फिर वही चार 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 सब लिखने पड़ेंगे, Yes, sir. क्योंकि वो तो हम पीछे दिखा चुके बैलेंस। ठीक है, Yes, sir. Wait, so, four, three. ये है बेटा। Yes, sir. अब देखिए,
बना लिया? Yes, sir. अब देखो चलो बनाते रहना, समझते रहना। बेटा मेन चीज ये होती है यहाँ पर, इसकी मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड की में ये सारे, ये नॉन साइक्लिक वाला वो दिखा रखा है सेटअप Yes. पूरा, मतलब वो देखिए सारे कंपोनेंट दिखा के बीच बीच में से दिखा रखे हैं जो जो जरूरी से हैं दिखाने। वैसे आप जानते हो पीक्यू ये है ना, पीसी, Yes. हाँ वैसे सारी दिखा दी ऑलरेडी। बस यहाँ पे आप जानते हो फेरेडोक्सिन भी होता है। Sir. तो देखिए मेन चीज किस बात पर बेस्ड है कि थाइलाकॉइड की ल्यूमन में एचाइन ज्यादा हो रहे हैं। Yes, sir. थाइलाकॉइड के ल्यूमन में क्या हो रहे हैं? एचाइन ज्यादा। Yes, sir. एक ग्रेडियंट बनना है, Yes, sir. हाई एचाइन इन ल्यूमन एंड लो एचाइन इन स्ट्रोमा। Yes. ये ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। Yes. Yes, sir. अगर ये ग्रेडियंट सेटअप नहीं हुआ Yes, sir. तो एटीपी नहीं बनेगा। तो जब ये ग्रेडियंट सेट हो गया ना, एचाइन ग्रेडियंट या पीएच ग्रेडियंट, पीएच का देखें तो अंदर ल्यूमन में कम, क्योंकि एचाइन और पीएच एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। Yes, sir. आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। तो बेटा लो पीएच टू हाई पीएच या हाई एचाइन टू No. लो एचाइन, Time. ये ग्रेडियंट बनना जरूरी है, क्योंकि जब ग्रेडियंट बनेगा तभी तो टूटेगा। Yes, sir. तो ये जो ग्रेडियंट सेट हो गया, जब ये ब्रेक होगा तब एटीपी बनेगी। जब ये ग्रेडियंट Great. ब्रेक होगा, जब एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ोगे ना तो मिलेगा लिखा हुआ कि जब ये ग्रेडियंट ब्रेक होता है तब एटीपी बनती है। तो ब्रेक कैसे होगा? एक्चुअली में जब यहां पर बहुत हाई एचआईन हो गई, Yes, sir. लगभग किसी भी समय पर लगभग 1000 एचआईन ज्यादा होते हैं बाहर के मुकाबले। कितने? 100 HI. 1000 एचआईन का मतलब कितनी पीएच? Sir, 10 मतलब 3. 3। तो रियलिटी में किसी भी समय देखने को मिलता है अंदर पीएच होती है 5, बाहर होती है 8, लगभग 3 पीएच का अंतर बोले तो 1000 एचआईन का अंतर। केमिस्ट्री की बात है, आप जानते हो। तो पता है जब ये एचआईन इतने ज्यादा हो गए तो ये अपने एलोंग द ग्रेडियंट जाना चाहती है। कैसे जाना चाहते हैं? एलोंग द ग्रेडियंट या डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलूं मैं, या मैं बोलूं हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। Yes, sir. तो फिर ये जो ग्रेडियंट सेटअप था कि अंदर हाई बाहर लो, ये टूटेगा, Yes, sir. है ना। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों तरफ बराबर हो जाएं। Yes. तो जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएंगे ना। Yes, sir. ये जाने के लिए इनको केवल एक ही रास्ता है। मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि एक और एक दो ही है, 3 कहां से दिखा दिए, तो बहुत सारे हैं यार यहाँ पे, तो बहुत सारे, मतलब 1000 ऑफ एचआईन है। Yes, sir. ये तो प्रोसेस लगातार चल रही है और कई सारी थाइलाकॉइड्स की ल्यूमन है ना। तो जब ये देखने में आया है जब भी कोई 3 एचआईन, जब भी 15 कोई 3 एचआईन मूव करते हैं, अच्छा मूव करने के लिए जैसे आप जानते हो यहाँ से बाहर जाने के लिए आप के दीवार तोड़ के चले जाओगे या गेट से जाओगे? चाहे इधर बैठा है बच्चा, उधर बैठा है, इधर बैठा है, जाएगा गेट से ही। ये थोड़ी है कि नहीं, हम तो दीवार तोड़ के जाएंगे। ऐसे ही अंदर बहुत सारे एचआईन हैं, Yes, sir. वो चाहे कहीं भी दीवार से टकराते रहें, बाहर नहीं जा पाएंगे। उनको बाहर जाने को एक रास्ता प्रोवाइड किया गया है, एक एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स Yes. Yes. या CF0 CF0 कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. CF बोले तो कपलिंग फैक्टर है Yes, ना बेटा। ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा F0 F0 नाम, मतलब F0 F1। तो पता है इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो इसका F0 वाला पार्ट Yes, sir. जो कि प्रोटॉन चैनल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? प्रोटॉन चैनल। ये प्रोटॉन को पास कराने के लिए रास्ता देता है, मतलब ठीक है, रास्ता है कि चले जाओ, लेकिन जाओगे तो कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाओगे फ्री में। Yes, sir. तो वो जो एचआईन जब अंदर से बाहर जाते हैं ना इसमें चैनल में होके, तो उन्हें अपनी एनर्जी देनी पड़ती है ना। उस एनर्जी को यूज करके F1 वाले पार्ट में एटीपी बैठा हुआ है, एटीपी एज करके ना, यानी इसी का जो कैटालिटिक वाला पार्ट है, एंजाइमेटिक पार्ट, वो F1 में है या CF1 में है। Yes. ध्यान रखना, F0 प्रोटॉन चैनल की तरह काम करता है और CF1 एंजाइम वाला पार्ट होता है, एंजाइमेटिक पार्ट, एक कैटालिटिक पार्ट। खोपड़ी में बताइए। Yes, sir.
तो जब ये जा रहे होते हैं ना, तो उनकी एनर्जी को यूज करके और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके, या मैं बोलूं एडीपी के अंदर उस जाते हुए प्रोटॉन की एनर्जी को ट्रैप करके उसे एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। Yes, okay. अब वो एडीपी जो था एनर्जी लेके हाई एनर्जी वाला कंपाउंड बन गया एटीपी। समझ गया आप बात को? ठीक है। चक्कर क्या है, जब एलोंग द ग्रेडियंट जाते हैं ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट आते हैं ना, लो टू हाई, तो एनर्जी गेन कर खर्च करते हैं, मतलब यूज होती है, उसमें एनर्जी लेके आते हैं। बताऊंगा मैं अभी तुम्हें कि एनर्जी क्यों है इनके पास। ठीक है, Yes. ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, बताऊंगा मैं आपको। तो ये बात समझ में आई? Yes. तो ये इस तरीके से एच आयन चलेगा। अच्छा, एक और चीज है, हमेशा डिमांड बाहर एच आयन की बनी रहेगी, अंदर से बाहर ही जाते रहेंगे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एच आयन को यूज कर रहा है ना, Yes, sir. बाहर मेम्ब्रेन के थाइलेकोइड के आउटर सरफेस पर लोकेटेड है एफएनआर Come on. या फेरेडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, जो कि पीएस1 से इलेक्ट्रॉन मिला और एच आयन स्ट्रोमा से लेगा। एच आयन कहां से लेगा? Stroma. स्ट्रोमा से। तो आप समझ रहे हैं कि ये एच आयन तो घूम फिर के जानेंगे आखिरकार, Yes. ये सब स्ट्रोमा ही तो है ना? Yes, sir. तो वो लगातार एच आयन को वहां पे खर्च कर रहा है, और यहाँ पे एच आयन ज्यादा लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसीलिए हाई टू लो ऐसे मूवमेंट चलता रहता है, जहां डिमांड है वहां को जाते रहते हैं। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. सबसे पहली वाली बात पे पहुंचते हैं, जो मेन बात है इसका टॉपिक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो नहीं बताई थी बातें कि आखिर ये एच आयन ग्रेडियंट सेटअप कैसे हुआ, व्हाट आर मेन रीजन या कॉजेज, है ना, Yes. जिनकी वजह से अंदर एच आयन ज्यादा हुआ और बाहर एच आयन कम हुआ। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगी बात। 3 बातें हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, 3 कारण। ध्यान सुनना मेरी बात। वो 3 कारण कौन कौन से हैं एच आयन ग्रेडियंट या पीएच ग्रेडियंट सेटअप होने के लिए? पहली बात, वाटर की फोटोलिसिस थाइलेकोइड के अंदर हो रही है या बाहर हो रही है? अंदर हो रही है ना, Yes, sir. मेम्ब्रेन के अंदर ही लोकेटेड है वो। Yes, sir. अच्छा, एक चीज को थाइलेकोइड मेम्ब्रेन लिख लेता हूं यार, थाइलेकोइड में। तो बेटा, एक तो वाटर की फोटोलिसिस अंदर हो रही है, Yes, sir. फोटोलिसिस ऑफ H2O इन ल्यूमन, है ना, Yes, sir. ये ल्यूमन साइड में। ठीक है, तो एच आयन रिलीज हो रहे हैं, Yes. वो थाइलेकोइड के ल्यूमन में इकट्ठे हो रहे हैं, Yes, sir. तो बहुत बड़ी बात। तो इसकी वजह से ल्यूमन में एच आयन कंसंट्रेशन हाई हो रही है, हो रही है नहीं हो रही? Sir. क्या हो रहा है इसकी वजह से? Yes. एच आयन कंसंट्रेशन हाई हो रही है ल्यूमन में, H प्लस हाई इन ल्यूमन, इस कारण की वजह से। ध्यान सुनते रहें, देखो आराम से, जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं। दूसरी बात, जो बाहर NADPH बनना है Yes, sir. स्ट्रोमा में, तो उस NADPH की वजह से स्ट्रोमा में एच आयन कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? Come. कम हो रहे हैं। तो NADPH सिंथेसिस इन स्ट्रोमा, इसके कारण लो H पॉजिटिव इन स्ट्रोमा, है ना बेटा? Yes, sir. देखिए, चाहे तो मैं बोलूं कि अंदर एच आयन बढ़ रहे हैं, या मैं बोलूं बाहर एच आयन कम हो रहे हैं, डिफरेंस तो दोनों ही बातों में क्रिएट हो रहा है ना भाई। डिफरेंस क्रिएट करना है, या तो अंदर बढ़े Yeah. या तो बाहर कम हो। कम हो। अच्छा, तीसरी बात, तीसरी बात इधर ले आते हैं, यहाँ पे 3 कोने पहले रख दी हमने, तीनों बातें क्योंकि डायग्राम भी हम चेहरे से सामने ही रहे। जब PS2 के इलेक्ट्रॉन वो जो फियोफाइटिन पे जाते हैं पहले, Yes, sir. जो वही नॉन साइक्लिक में Yes, sir. फियोफाइटिन पे जाते हैं, वहां से जब वो जाते हैं ना प्लास्टोक्विनोन पे, Yes, sir. तो प्लास्टोक्विनोन
केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में लाइन मिलेंगे लेकिन समझ में नहीं आती 95% बच्चों को। जो इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं फ्यूफाइटिन से या पीएच2 से, वो प्लास्टोक्विनोन केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, वो हाइड्रोजन एटम एक्सेप्टर है या हाइड्रोजन एटम कैरियर है। Yes, sir. कौन है? हाइड्रोजन एटम एक्सेप्टर। Accepted. और आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर बनता है, Yes, sir. तब एच बनता है ना बेटा। Yes, sir. तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो इसे पीछे से मिल गए पीक्यू को, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को Use करके यूज करके स्ट्रोमा से H+ नहीं है। प्रोटॉन को ये ले लेता है ना। Yes, sir. ई और एच मिलके, एच पॉजिटिव मिलके एच नहीं बन गया पूरा, Yes, sir. बन गया नहीं बन गया। यानी ये एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। Proton pumping. कैसे काम करता है? Proton pump. एनसीईआरटी में प्रोटॉन पंप शब्द मिलेगा लेकिन बच्चे जानेंगे नहीं किसके लिए बात हो रही है। ये वास्तव में पीक्यू है। तो पता है इसमें ये क्षमता है कि पीक्यू से पीक्यूएच बना देता है, या मैं बोलूं प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोल बना देता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या बन जाता है? प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोल, Phenol. क्विनोल, पीक्यूएच का नाम है, ध्यान रखें, पीक्यूएच का नाम प्लास्टोक्विनोल। इट इज रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन, यानी रिड्यूस पीक्यू है ये, उसकी रिड्यूस फॉर्म है ना बेटा। Yes. उसी की फॉर्म है। जैसे अभी तुम यहाँ पे स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो, तुम अपने छोटे बहन भाई को घर जाके पढ़ा रहे हो, मान लो उसकी क्लास का। कुछ बच्चे होते हैं बड़े अच्छे समझदार होते हैं, है ना, वो घर जाके पढ़ा देते हैं बहन भाइयों को। ज्यादातर तो नहीं पढ़ाते, उनकी लड़ाइयां चलती रहती हैं अपने बहन भाइयों से, है ना। ज्यादातर लड़कियां पढ़ा लेती हैं, फिर भी छोटे भाइयों को मैंने देखा है। लड़के तो ज्यादा वो रहते हैं, अबे खूब बाजती है उनमें। तो तो बेटा देखिए, ये अब क्या करेगा पीक्यूएच, इलेक्ट्रॉन को तो आगे भेज देगा, Yes, sir. साइटोक्रोम B6. B6F को भेज दिया, Yes, sir. और जो एचआयन था Volume. वो Volume. ल्यूमन में अंदर पुश कर दिया। Yes, sir. और वो एक्चुअली में रास्ता जो होता है ये बीएफ के पास ही होता Yes, sir. है ना, क्लोज होते हैं, मतलब पीक्यू, पीक्यू जब एच दोबारा से पीक्यू में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? देखो इसको मैं इस तरीके से कहीं दिखा दूं, यहां दिखाता हूं, देखो जैसे ये पीक्यू है, ये तो मैंने ऐसे दिखा रखा है ना आमने सामने, और ये पीक्यू एच है ना। तो इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से प्रोटॉन आया, इधर इसको वापस ये चला गया ना, तो ये एच अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, वापस से ये पीक्यू में कन्वर्ट हो गया। देखो पीक्यू ने एच आयन लिया था स्ट्रोमा से, इलेक्ट्रॉन लिया था पीछे से, तो पीक्यूएच बन गया था, और पीक्यूएच ने इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया साइटोक्रोम B6F को, एच आयन को अंदर धकेल दिया ल्यूमन में, वापस पीक्यू में कन्वर्ट हो गया। Yes, sir. जो आए थे वो चले गए। Yes, sir. समझ रहे हो ना बात को? Yes, sir. ये वो कहानी थी साइड में जो बताई मैंने, जो हमने ऐसे डायरेक्ट ही करके दिखा दी, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये पंप है, मतलब एक बात सुनो, पंप क्यों बोल रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए कहीं भी किसी भी साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको पता है यहाँ पे एच आयन ज्यादा है ऑलरेडी, क्योंकि दो बातें ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूं उनकी वजह से अंदर एच आयन ज्यादा है, बाहर एच आयन कम है। तब भी ये लो एच आयन से हाई एच आयन की तरफ भेज रहा है, एच आयन को, प्रोटॉन को लो टू हाई पंप कर रहा है। Yes, sir. जब भी कोई चीज लो टू हाई जाती है ना, लो कंसेंट्रेशन से हाई, Yes, sir. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है Active time. और उसमें एनर्जी खर्च होती है। बात खोपड़िया में ही नहीं आई? Yes, sir. कुछ नहीं यार, सिंपल सा फंडा है, तुम कोई भी चीज है ना हाथ से ऐसे छोड़ देना, नीचे जमीन में गिर जाएगी, छोड़ के देखना हाथ से कभी भी, वो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी, आएगी नहीं आएगी, उसके लिए आपको एनर्जी खर्च। लेकिन ये मत करना कि कोई भी कहे कि नहीं मैं छत पे से ट्राई मारता हूँ पैर आगे करके देखूं कि देखता हूँ ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊं,
ये मत डोंट ट्राई दिस एट होम। तो ये ऐसे छोड़ा मैंने पेन, नीचे आ रहा ना, कोई एनर्जी खर्च नहीं की, No, sir. लेकिन इसी को भी, केवल जो पेन है, इसको अब मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि वो अलोंग द ग्रेविटी था Yes. ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट अब मैं अगेंस्ट उसको फेंक रहा हूं ऊपर, तो ये मेरी मसल्स वर्क कर रही है इसमें, कई सारी मसल्स को काम करना पड़ रहा है इसमें, और इसमें भी एटीपी खर्च हो रही है, Yes. क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी आप फेंक रहे हो उसको अगेंस्ट। मेरी बात समझ में नहीं आई? Yes, sir. कोई भी चीज, तो ये तो कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, लेकिन आप कहोगे सर एटीपी हमें एनर्जी खर्च तो कहीं नहीं दिख रही। एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन जो जाते हुए इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी खर्च होती है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, Yes, sir. उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके तब आते हैं वो अंदर। और एक चीज और है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सपोज करो मैं दिखा रहा था ना पहले चार, कि मान लो चार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो चार ही एचआईएन अंदर आ जाएंगे भाई साहब। Yes, sir. जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, उतने ही एचआईएन बाहर से अंदर पंप किए जा सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो देखिए मेरी बात सुने, ये अच्छा यहां लिखना भूल गया मैं, ये क्या है, एच पंप है ना बेटा, Yes. एच पंप। अब इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, इसकी वजह से दो बातें हो रही हैं एक साथ, Yes, sir. एक तो लो एच पॉजिटिव इन स्ट्रोमा, और एंड हाई एच आयन हो रहे हैं इन ल्यूमन। क्लियर है? तो देखो दोनों तरफ डिफरेंस क्रिएट करने वाले ये तीन कारण हैं, Yes, sir. और मैंने इनमें बताया एक कारण की वजह से तो एच आयन ल्यूमन में बढ़ते हैं, एक की वजह से एच आयन स्ट्रोमा में घटते हैं, कम होते हैं, और एक की वजह से एच आयन स्ट्रोमा में घटते हैं और ल्यूमन में बढ़ते हैं। दोनों बातें एक साथ, अकेला दोनों काम कर रहा पंप। समझ में आता है? Yes, sir. इनकी वजह से इतना ये एच आयन का ग्रेडियंट सेटअप हुआ, तब जाके वो जो मैंने कहानी बताई थी कि तब वो एच आयन जाएंगे, ऐसे ऐसे बनेगा एटीपी, ये कहानी। अब देखो अपनी एनसीईआरटी में पढ़ के देखो, कहीं कोई समझ में अगर बात नहीं आए तो मुझसे बात करिए आप। उसने ये बता रखा है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, मेम्ब्रेन होना, एक प्रोटॉन पंप होना बहुत जरूरी है ना, एच एन ग्रेडियंट होना जरूरी है, ये सब बातें बता रखी हैं। देखो उसे एकदम रीड करके प्रॉपर केमियोस्मोटिव को एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और लोग इसमें फंसते रहते हैं समझ में। रीड करते जाओ, देखिए समझते कोई दिक्कत तो कुछ नहीं। बोला सब कुछ एनसीईआरटी में अपने तरीके से बोल रखा है, उसमें नाम नहीं दिया है कि प्रोटॉन बम कौन है, पीक्यू वगैरह वो नहीं बताया। तेरी वाली पुरानी नहीं है, ये कभी ऐसे इसलिए डायरेक्ट ऐसे दिखाते थे, अब ये ऐसे करके दिखाने लगे, पीसी भी दिखने लगे, पीसी थोड़ा सा अंदर लोकेटेड होता है, पीसी जो होता है उसकी लोकेशन थोड़ी अंदर होती है, और ये जो नई मतलब उसके बाद जो एनसीईआरटी आई ना, तो ये ऐसी देखो, एनसीईआरटी में कितना अंतर है, इसमें नहीं है, इसमें बस पीक्यू भी नाम नहीं है इसमें, ना पीसी नाम, इसमें है मतलब जो वो पहले 2-3 साल तक उस टाइप की, करीब 3 साल हुई होंगी तब से ये चेंज होके जो आया नया, 3 साल के बाद किया है।
Heating. ये क्वेश्चन है बेटा एक उसमें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे लिखा है ना एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में आगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। उसने बोल रखा है कि एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, एटीपी सिंथेज, वो जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स, CF0 CF1। माइटोकॉन्ड्रिया में इसी को प्रॉपर केवल F0 F1 ही बोलेंगे। हाँ, वो एक ही। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो एटीपी सिंथेसिस की परिकल्पना दी ना पीटर मिशेल ने, Yes, sir. ये क्लोरोप्लास्ट में भी वैलिड है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी वैलिड है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए भी वैलिड है और वहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए भी वैलिड है ये। वहां भी जो एटीपी बनेगा ना, इसी कंसेप्ट से बनेगा, इसी के थ्रू। देखो वहां पे ये डायग्राम मिलेगा, ये बल्ब सा, ये जो बल्ब है ना F0 F1 वाला, Yes, sir. इसमें जो एटीपी यहाँ बनेगा वो भी इसी कंसेप्ट से बनेगा अभी। वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है नेक्स्ट चैप्टर में बेटा, Yes, sir. रेस्पिरेशन। हो गया, Yes, sir. नोट कर लिया ना? Yes, sir. अच्छा नोट नहीं, नोट तो कर लिया, वो समझ में पढ़ लिया वो आपने, रीडिंग समझ में आ गया। Yes, sir. ये इधर एनसीईआरटी नहीं तुम लोगों के पास क्या, नहीं तेरे पास बेटा? ये क्या यार, ये किसकी है, इसकी है, तेरे नहीं है, कहाँ है, बैग में? मैं कैसे रोकूं अपने आप को, इससे कान गर्म करना चाह रहा हूँ और अपने आप को रोक रहा हूँ। ये ना yes, तो ये लैंग्वेज अच्छा नहीं होता, तेरी खुद की एनसीईआरटी नहीं है, तो उसे निकाल भी क्यों नहीं देख रहा, बता। उसकी लाइफ अलग है, आगे को मतलब एक साथ ही रहोगे क्या, सब अलग अपना अलग अलग काम करना है या नहीं करना, या उसकी शादी हो रही हो तो कहेगा नहीं मैं करूंगा शादी कर यार, क्या मैं तेरे पास ना है नहीं है, तू इससे काम चला रहा है, उसको मोबाइल में देख रहा हूँ, एनसीईआरटी मोबाइल में नहीं। अच्छा, ऐसे एक दूसरे पे तभी तो निर्भर है, परस्पर डिपेंडेंट। ज्यादा में दिमाग खराब नहीं कर रहा अपन को खबर में। चलो yes. ये नाम है उस बंदे का, ये नहीं कि वो कल आदमी था। Black man. ठीक है, सर उसने डार्क की हाँ हाँ, डार्क नाम भी देख, डार्क भी थी। तुम्हारा दोस्त ठीक है ना? वैसे चक्कर क्या है, उसने बेटा ये दो फोटोसिंथेसिस में दो फेज होती हैं, लाइट और डार्क, ये इन्होंने ही बताया। यस फोटोसिंथेसिस में दो फेज होती हैं, लाइट और डार्क, लेकिन जो एक्सप्लेन किया मतलब मेन जो क्रेडिट इनको जाता है वो डार्क फेज के लिए, इनके नाम से ही मतलब इन्हीं को जाता है। तो वैसे बताया कि दो फेज होती हैं और ज्यादा वो किसके लिए गया इनको, क्रेडिट डार्क फेज के लिए, Dark face. ठीक है। Yes, sir. और वो लाइट फेज के लिए हिल को गया था, हिल बैंडल वगैरह में होता है ना स्कीम, The तो वो हिल रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, अगर आप ऐसे नाम बोलना चाहें, लाइट फेज को हिल रिएक्शन भी कह देते हैं। index. हाँ, दूसरी बात, तो PS1 PS2 नहीं थे Sir. उसमें, यस सर हाँ, वो भी बेटा PS1 PS2 जो एमर्सन
था बंदा, उसने बताए थे इमर्सन आर्नोल्ड ने कि दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं। तो लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी के बाहर के नाम है, तो बस इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ज्यादा है ना, फोकस बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं बेटा वो तो हर हाल में करने ही करने होते हैं। तो देखिए, आपके पास पॉकेट में याद है क्या क्या था? ऑक्सीजन तो निकल गया था। हमारे पास इन पॉकेट में लिख लेते हैं, इन पॉकेट आफ्टर लाइट फेज 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच, है ना? ये पावर है, सिंगलेटरी पावर। अरे यहाँ तो हमने बस यही तो पढ़ा था कि भाई एटीपी और एनडीपीएच कैसे बनना है, खास तौर से एटीपी बनना, क्योंकि एनडीपीएच तो समझ में आता है, एनएडीपी ने और ऐसे से बन गया। तो ये जो डार्क फेज है, ये आपको पता है, हम अच्छे से शुरू में पढ़ चुके थे, जब दोनों में डिफरेंस की स्ट्रोमा में होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो ध्यान से सुनेंगे, रेडियो आइसोटोपिक स्टडी की गई थी। क्या की गई थी? रेडियो आइसोटोपिक स्टडी, इनको ट्रेस करने के लिए पाथवे को। मतलब जैसे पहले क्या होता है, हमें ये बात पता है कि भाई जो CO2 है वो एक्चुअली डार्क फेज में रिड्यूस होगी और रिड्यूस होकर के बना देगी ग्लूकोज या C6H12O6, ये तो बना देगी। और उसके लिए खर्च होंगे, आपको ये पता है, शुरू में समरी में बता चुका हूं मैं, उसमें खर्च होगी हमारी एनर्जी, जो एटीपी और एनएडीपीएच जो वहां से मिले ये खर्च हो जाएंगे और वापस से एडीपी और एनएडीपी बन जाए, जो कि दोबारा से लाइट फेज के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। याद करो, मैंने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ये बताई थी, है ना? तो बेटा अब CO2 पहले कौन रिसीव करता है? सबसे पहले CO2 जो आती है वो सबसे पहले कौन बाइंड करता है? सबसे पहले कंपाउंड क्या बनता है? बहुत बड़ी बात यह है कि भाई सबसे पहला एक्सेप्टर कौन है और सबसे पहले बनने वाला कंपाउंड कौन सा है, प्रोडक्ट। फिर वो किसी और में कन्वर्ट होगा, फिर वो किसी और में कन्वर्ट, मतलब CO2 से डायरेक्ट शुगर नहीं बन जाती, ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बन जाती, उसका भी एक पाथवे है, वो तो हम डायरेक्ट समरी बना देते हैं, उसका भी एक पाथवे है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? यस भाई देखो, दोबारा से मैं बात कर रहा हूं, सिंपलीफाइड तो आपने ये देखा कि 6 CO2 से C6H12O6 बन गया, है ना, स्ट्रोमा में। और इसमें 18 एटीपी और 12 NADPH यूज हो गए, 18 ADP निकल गए और 12 NADP निकल गए, ठीक है ना? यही तो है कहानी। लेकिन इतनी आसान कहानी नहीं है, इसमें पाथवे है, या हम बोले पूरा एक, है ना, किससे क्या क्या कंपाउंड बनता है, पूरा एक साइकिल है। असली बात यह है कि उसको ट्रेस करना, कैसे पता चला प्लांट के अंदर यार CO2 लेके और शुगर बन रही है, तो उसमें बीच में क्या क्या बननी है पता कैसे चलेगा? तो पता है, नॉर्मल CO2 आप जानते हो, उसमें कार्बन जो होता है नॉर्मल वो C14 होता है, सॉरी C12। नॉर्मल कार्बन कितना होता है बेटा? जैसे 6C12, यही तो होता है कार्बन। तो पता है इसका रेडियो आइसोटोप लिया यस 6C14, है ना, यस रेडियो आइसोटोप इन CO2, मतलब CO2 जो दी गई ना प्लांट को, उसमें उसका कार्बन का रेडियो आइसोटोप यूज किया गया, C14 वाला, नॉर्मल नहीं। यस क्योंकि बेटा जब आप नॉर्मल CO2 दोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि अंदर क्या क्या, क्योंकि प्लांट में पहले से प्रेजेंट होंगे ना कंपाउंड, तो हमें पता कैसे चलेंगे कि ये वाला आया है या ये वाला बना है? तो प्लांट को हमने वो चीज दी, ऐसा कार्बन दिया जो उसके अंदर ऑलरेडी नहीं है, नहीं था, ऐसा कार्बन दिया जो उसके अंदर पहले से था नहीं। अरे बनकर
मैं भी देख उस पर लगा के रखता हूँ बंद उस पे। तो सुनो मेरी बात जल्दी से। तो हाँ, इसीलिए जेब में रखा कि तो पता चल जाए कि हाँ चलो कोई कुछ आ रही है वाइब्रेशन में। तो पता है क्या हुआ? केल्विन, सबसे पहले ध्यान सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल केल्विन और उसके साथियों ने, या केल्विन और बेंसन, मेन जो थे केल्विन बेंसन, BNSON। तो केल्विन और बेंसन ने C14 दे करके देखा, रेडियो एक्टिव CO2 दी गई, ठीक है। Yes, sir. तो देखा प्लांट के अंदर जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो कंपाउंड था, है ना, वो ही पता नहीं था, वो अभी पता नहीं था। तो देखा कि प्लांट के अंदर जो बना सबसे पहले, अच्छा आप कहेंगे देखा किससे सर? एक टेक्निक होती है ऑटो रेडियोग्राफी, Photo radiogram. ऑटो रेडियोग्राफी। तो केल्विन बेंसन यूज रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन C14 इन CO2, बोले तो C14O2 मतलब CO2 है ना, एंड डिटेक्ट द पाथवे विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। उससे ट्रेस कर लिया पाथवे क्या क्या बना। तो पहला बनने वाला कंपाउंड PGA था। फर्स्ट बनने वाला कंपाउंड जो था, अभी तो साइकिल तो बाद में बताएंगे है ना, ये करना पूरा ढंग से साइकिल पढ़ेंगे हम। फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड था PGA या 3PGA, ठीक है, जिसका पूरा नाम है 3 फॉस्फो ग्लिसरेट एसिड, या मैं बोलूं ध्यान सुनना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। एक चीज हमेशा याद रखना, बार बार जैसे एनसीईआरटी में टर्म आता रहेगा, Yes, sir. PGA को फॉस्फोग्लिसरेट भी कह देते हैं, ग्लिसरिक एसिड भी कह देते हैं, एक ही बात है वो, मतलब कुछ अलग बात नहीं है। या जैसे आगे भी आएंगे मैलिक एसिड मैलेट, सिट्रिक एसिड सिट्रेट, एक ही चीज है, ठीक है। ये बना 3PGA का मतलब कंपाउंड तो एक ही बोल रहा हूं मैं, पता 3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस पे थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, Yes. फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। Yes, yes. तो इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप थर्ड वाले कार्बन पे लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। अच्छा, पता है ये कितने कार्बन कंपाउंड था? 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन कंपाउंड था ये? 3 कार्बन कंपाउंड था। तो फर्स्ट बनने वाला कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड निकला। इसीलिए इस डार्क फेज की प्रोसेस को C3 पाथवे के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? C3 पाथवे या C3 साइकिल है ना। किस वजह से? क्योंकि पहला बनने वाला जो कंपाउंड निकला वो 3 कार्बन वाला PGA निकला। तो या तो केल्विन साइकिल बोल देते हैं, केल्विन बेंसन, केल्विन मेन थे, उनके नाम को सम्मान देने के लिए केल्विन साइकिल, या फिर C3 साइकिल या C3 पाथवे। फिर बाद में बहुत कुछ पता चला, बताऊंगा अभी। तो पहले ये बात थी, मतलब डार्क फेज में स्टार्टिंग में यही बात थी। Yes, sir. और ये सोचा गया यार, अगर फर्स्ट बनने वाला कंपाउंड 3 कार्बन का बनना है, ठीक है, देखो एक्स, एक्स जो हमें पता नहीं है, ठीक है, प्लस CO2 है ना, इट गिव्स PGA जो कि 3 कार्बन है। कितना कार्बन है? और CO2 में कितना कार्बन है? 1 कार्बन। और एक्स पता, मतलब एक्सेप्टर कौन है? CO2 को एक्सेप्ट करने वाला है कौन? रिएक्ट करने वाला पहले, वो पता नहीं था हमें। तो पता क्या सोचा साइंटिस्ट ने? कि जब 3 कार्बन वाला बनना है तो 2 कार्बन वाला रहा होगा। दिमाग में पहले तो यही जाएगा ना यार, कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड रहा होगा, 2 कार्बन 1 कार्बन मिलेगा 3 कार्बन। नहीं, वो निकला 5 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला निकला? 5. जो स्टडी की गई, 5 कार्बन वाला कंपाउंड निकला ये। 5 कार्बन है ना, जो कि था पता है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, वो था RUBP, RUBP, 5 कार्बन वाला कंपाउंड। राइबोलोज
1,5 बिस्फॉस्फेट। पूरा नाम क्या है इसका? राइबोलोज राइबोलोज 1,5 5 बिस्फॉस्फेट। बिस मतलब बाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट। यस सर तो मैंने बताया ना कि 1,5 बिस्फॉस्फेट, यानी फर्स्ट पोजीशन पे ये कार्बन की पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और फिफ्थ पोजीशन पे भी जुड़ा हुआ है, यस दो जगह फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। क्लियर? Yes, sir. जो आरयूपी हम बोलते रहते हैं उसका नाम है। तो फिर पता चला कि यार 5 कार्बन और 1 कार्बन CO2 मिलकर 3 कार्बन कैसे बन जाएगा? तो ये पता चला भाई एक मॉलिक्यूल आरयूबीपी का 5 कार्बन, एक CO2 का 6 कार्बन, उनसे पीजीए के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। हो गया ना बैलेंस? भाई 5 और 1, अब इसके अगर मैं बोल दूं कि इंटू 2 मॉलिक्यूल्स तो बैलेंस हो जाएगी ना बात? Yes, Yes, sir. sir. Best. Sure. 2 गुणा 3 6 हो गए और ये 5 और 1 6 हो गए। Yes. ये कहानी निकली प्रॉपर जो बात थी पहली वाली रेस। समझ गए? Yes. अब एक के बाद एक आते जाएंगे और प्रोसेस पे, ठीक है? कल आपको ये डार्क फेज, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर देंगे, डार्क फेज और इसके फैक्टर्स, Yes. sir. क्योंकि इसकी स्टार्टिंग तो बताई दी मैंने। केल्विन साइकिल छापेंगे, बनाएंगे, Yes. C4 साइकिल, पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन बताएंगे और फैक्टर्स बताएंगे। ठीक है? Yes.